जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में मुस्लिम धर्मावलंबी के द्वारा अकीदत के साथ मनाया गया शहादत का पर्व मुहर्रम। जमीन खरीदी बिक्री के मामले में 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोग पर मामला दर्ज। कथित पुलिस नक्सली एनकाउंटर में मारे गए झाम सिंह के पुत्र को मिली वन विभाग में नौकरी। शासन ने प्लास्टिक पर जारी किया नया आदेश। जनवरी 2022 से कई उत्पादों पर लगाया जाएगा पूरी तरह से प्रतिबंध। पटवारियों की हड़ताल से अटके जमीन की रजिस्ट्री के कार्य, प्रदेश शासन को रोजाना लाखों रुपए का हो रहा नुकसान। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जिले भर में कांग्रेसियों ने आयोजित किए विविध कार्यक्रम। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए वैक्सीनेशन करवाने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते सामान्य तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगवाने वालों की भीड़ जमा रहती है, जिसके चलते इन सेंटरों में जवाबदार अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति भी रहती है ताकि वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित ना हो। वहीं शुक्रवार को बैयर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में सांड घुसने की जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो फुटेज वैक्सीनेशन सेंटर के सामने आए हैं, उसमें एक सांड वैक्सीनेशन सेंटर में दाखिल हुआ और उसके द्वारा वहां रखे हुए टेबल कुर्सी सहित वैक्सीन के सामग्रियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कोरोना वैक्सीन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार की बरती गई लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे। मोबाइल पर चर्चा के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में सांड घुसने की जानकारी मिली। इस विषय पर वे जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबेरी में सुने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार निवासी प्रार्थी बड़ी पनबेरी 19 वर्षीय राघवदास भारद्वाज राम आश्रम में सेवा का कार्य करता है। 18 अगस्त को दोपहर 1 बजे उसके नाना 72 वर्षीय दविदल दिनेवार व नानी 67 वर्षीय विमला दिनेवार इलाज के लिए बालाहाट चले गए थे। घर पर कोई नहीं था। 20 अगस्त को नानी विमला दिनेवार के कहने पर सामान लेने घर गया तो देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद फ़ोन करके उसने नानी को घटना के बारे में बताया, जिस पर उसकी नानी ने घर पर आकर देखा तो घर के अंदर रखे लकड़ी के संदूक का ताला एवं टीन की दीवार का ताला टूटा हुआ था, जिसमें सोना चांदी सहित 30,000 रुपये नकदी नहीं थे, जो अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था। 10 अगस्त 2021 से अपनी लंबित मांगों की वजह से हड़ताल कर रहे पटवारियों के कारण शासकीय काम प्रभावित होने के साथ ही अब शासन को रोजाना राजस्व की हानि भी होने लगी है। दूसरी ओर पटवारियों की प्रथम चरण की वार्ता विफल रहने के बाद हड़ताल जारी है, जिस कारण हड़ताल कब तक समाप्त होगी यह कहा नहीं जा सकता। संयुक्त मोर्चा पटवारी जिला संघ के अध्यक्ष देवेंद्र पारधी और पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष अरुण बिरनवार ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि पटवारियों की हड़ताल की वजह से खरीफ की फसल कार्य की गिरदावरी, मतलब जिले के कितने क्षेत्र में खरीफ की फसल लगाई गई है, इसका सर्वे काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया। हाल ही के दिनों में यदि जिले के भीतर अतिवृष्टि या फिर कीट व्याधि का प्रकोप फसल पर लगता है तो इसका आकलन करना मुश्किल हो जाएगा कि कितने क्षेत्र में फसल लगी थी और कितना नुकसान हुआ है।
पटवारियों की हड़ताल की वजह से जमीन के लंबित प्रकरण एसडीएम न्यायालयों में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जमीन के प्रकरणों के लिए जिलेवासियों के द्वारा मुख्यमंत्री शिकायत 181 के प्रकरणों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन सबसे कहीं अधिक प्रभाव शासन को सीधे राजस्व पहुंचाने वाली जमीन की खरीदी बिक्री के दौरान होने वाली रजिस्ट्री पर पड़ रहा है। पटवारियों के प्रतिवेदन के बिना ही जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। 10 अगस्त से पटवारी हड़ताल पर है, जिस कारण जमीन खरीदी बिक्री के लिए प्रतिवेदन का कार्य बंद हो चुका है। बीते एक सप्ताह के दौरान जमीन की रजिस्ट्री की घटती संख्या इस बात का ताज़ा उदाहरण है। यहाँ पे जनता से ये है कि अभी जो जैसे अभी गिरदावरी का जो मेन है, अभी जो बाढ़ जो आ रही है, बाढ़ से प्रभावित लोगों की जांच नहीं हो रही है, सर्वे नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो जैसे दोबारा रजिस्ट्री के नक्शे जो है वो नहीं हो रहे हैं, नामांतरण संबंधी है, ये सब काम प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को राजस्व क्या है, इसमें साफ साफ है कि रजिस्ट्री से जो राजस्व जाता है, नक्शे जारी नहीं होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, और उसी से रजिस्ट्री से जो राजस्व जाता है उसका नुकसान हो रहा है सरकार को। अभी गिरदावरी नहीं होने से क्या है कि अगर भविष्य में कोई पानी ज़्यादा वर्षा होने से अगर नुकसान होगा तो उसका सर्वे नहीं हो पाएगा गिरदावरी नहीं होने से। 2 वर्ष पूर्व जिले के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे वन क्षेत्र में घटित फर्जी नक्सली एनकाउंटर में मारे गए झाम सिंह धुर्वे के पीड़ित परिवार को न्याय की एक कड़ी में सफलता हासिल हुई। पीड़ित परिवार के एक सदस्य नरेंद्र कुमार धुर्वे, पिता स्वर्गीय झाम सिंह धुर्वे, निवासी देवगांव थाना बिरसा को वन विभाग के द्वारा अप्रशिक्षित वन रक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इसके आदेश दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के डीएफओ ब्रजेश कुमार वरकड़े के द्वारा जारी करते हुए नरेंद्र कुमार धुर्वे को दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र लौगुर के अंतर्गत पोल बत्तूर भाग 2 बीट सहायक के पद पर पदस्थापना भी कर दी गई है। इस नियुक्ति से आदिवासी समाज के लोगों में भारी हर्ष व्याप्त है। इसे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा पूरे समाज की जीत बताई जा रही है। आपको बताया कि झाम सिंह धुर्वे की मौत का मामला मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। आदिवासी समाज के द्वारा नक्सली एनकाउंटर मामले का शुरू से ही विरोध जताते हुए इसे फर्जी नक्सली एनकाउंटर करार दिया गया था और पीड़ित परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपया मुआवजा पीड़ित परिवार को देने और सर्चिंग पार्टी को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाने की मांग लगातार की जा रही थी तथा इसको लेकर बृहद स्तर पर आंदोलन भी किए गए थे। इस मामले में मोबाइल पर चर्चा करने पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना यहां पूरे समाज की जीत है। ज्वाइनिंग के कल आदेश हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक मांग पूरी की गई, वहीं 2 मांगे अभी भी अधूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी झाम सिंह धुर्वे के एक पुत्र को नौकरी दी गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में उसे हटा दिया गया। हमारा प्रतिनिधिमंडल आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार से इस विषय पर मिलने जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेसियों के द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर राजीव गांधी जी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा भारत देश को विश्व पटल पर सामने लाने और देश हित में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं उन्हें याद किया गया। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ऐसी शख्सियत है जिनके द्वारा किए गए कार्यों का ही प्रतिफल है कि भारत संचार क्रांति में विश्व में सबसे अग्रणी देशों के रूप में स्थापित हुआ। उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री भगत ने यह भी कहा कि आज देश में सत्तासीन सरकार के द्वारा लोकतंत्र के नाम पर छलावा किया जा रहा है। भाजपा ने कोरोना के नाम पर जनता को छलने का काम किया है। जी का जन्म दिवस 77 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और उनका जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है। राजीव जी इस देश में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला तो भारतवर्ष को 21वीं सदी में किस तरह से हम विश्व के देशों के सामने हम रख सके, कैसे हम महाशक्ति के रूप में हम उनके सामने हम अपना प्रदर्शन कर सके, ये उनका हमेशा प्रयास रहा। देश के नागरिकों को, देश के युवाओं को,
देश के वैज्ञानिकों को उन्होंने आह्वान किया और निश्चित रूप से उसी का प्रतिफल है कि भारत संचार क्रांति में सबसे विश्व के देशों में सबसे अग्रणी देश के रूप में जो है भारत स्थापित हुआ था। वो राजीव जी की देन थी। उन्होंने हमारे जो सविपक्ष देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे चाइना हो, सभी देशों से उन्होंने अच्छे अपने संबंध बनाए और संबंध बनाने के साथ साथ उन पे अपना दबाव भी रहा उनका, और उसी का प्रतिफल था कि चाइना भी जो है, तुम्हारा श्रीलंका भी जो है हमारे साथ खड़ा रहा बिल्कुल। उसको भी हमने, उसकी भी जो आंतरिक समस्याओं को हमने पूरी तरह से मदद की। तो राजीव जी यहाँ संचार क्रांति के साथ साथ देश को भी आगे ले जाने का इसी तरह वाराणसी नगर के रामपल्ली रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में 20 अगस्त को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाकर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों के द्वारा राजीव गांधी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद राजीव गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि देश को 21वीं सदी का ख्वाब दिखाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने देश में औद्योगिक क्रांति के साथ ही सूचना एवं प्रसारण में जो काम किया वह आज दिखता है कि हर घर में टीवी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, यह राजीव गांधी जी की देन है। और वह एक पायलट थे जिन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश की राजनीति को संभाला और देश को दिशा दी, जिसके बाद भगवान श्री राम हनुमान जी की पूजा अर्चना विधि विधान से कर संगीतमय सुंदरकांड पाठ कर महाआरती कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कौमी एकता की मिसाल हक्कू शाह बाबा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी पूर्ण अकीकतों के साथ मनाया जा रहा है। इस साल 217वें सालाना उर्स मुबारक पर रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को गुसल मजारे बांक और परचम कुसाई के उर्स मुबारक की शुरुआत की गई। वहीं 19 अगस्त गुरुवार को मिलाद शरीफ का आयोजन कर 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे दरबार शरीफ से शाही संदल निकाला गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी उर्स मुबारक पर आस्ताना औलिया से निकाला गया यह संदल नगर के काली पुतली चौक, रानी अवंतीबाई चौक, बैयर मार्ग स्थित रजा चौक, चांदनी चौक होते हुए बैयर चौकी पहुंचा, जहां से यह संदल देवी तालाब घाट रोड से मेन रोड और मेन रोड से वापस दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां सलातो सलाम का नजराना पेश कर शाही संदल का समापन किया गया। उर्स मुबारक पर निकाले गए शाही संदल में वार्ड नंबर 10 इमामबाड़े से अलम, संदल और अखाड़ा शामिल हुआ। वहीं भरवेली व शहर के अन्य जगहों से आए संदल भी शाही संदल में शामिल होकर शहर का गश्त करते हुए दरबार पहुंचे। वहीं शाही संदल का जगह जगह मुस्लिम बंधुओं के द्वारा स्वागत किया गया, जहां शाही संदल के समापन के बाद बाबा के चाहने वालों ने आस्ताना औलिया में अकीकतों के फूल और चादर पेश कर जिला सहित संपूर्ण मुल्क के लिए अमन, चैन, शांति, आपसी भाईचारे और देश की अखंडता की दुआएं मांगी। वहीं रात्रि 9 बजे समाए महफिल का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि हक्कू शाह बाबा के सालाना उर्स के मौके पर 21 अगस्त दिन शनिवार को लंगर आम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 22 अगस्त को महफिल रंग और कुल शरीफ की फातिहा कर उर्स मुबारक का समापन किया जाएगा।
कोरोना की तीसरी लहर आने के पूर्व लोगों में वैक्सीनेशन कराने के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोग शिविर में पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम खैरी के वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर 93 वर्षीय वृद्ध महिला ने वैक्सीन लगवाया है। वैक्सीन लगवाने के लिए इस वयोवृद्ध महिला में जिस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा था, जिसके लोगों के द्वारा काफी सराहना की गई। आपको बताया कि बालाघाट निवासी यह वृद्ध महिला नलिनी केलकर जनपद पंचायत बालाघाट में पदस्थ बड़े बाबू की माताश्री है। चल पाने में असमर्थ होने के कारण इन्हें चौपहिया वाहन से ग्राम खैरी के वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के द्वारा गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्हें वैक्सीन लगाया गया। वृद्ध महिला का भी यही कहना है कि वैक्सीनेशन करवाना सभी को आवश्यक है। हम सुरक्षित रहेंगे तभी परिवार और समाज भी सुरक्षित रहेगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हसन हुसैन की शहादत का पर्व मुहर्रम 20 अगस्त को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में पूर्ण अकीदतों के साथ मनाया गया, जहां पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। योम आशूरा के नाम से जाने वाले इस खास दिन में मुस्लिम धर्मावलंबी के द्वारा आशूरा की विशेष नमाज मस्जिदों व घरों में अदा की गई। इसके अलावा जगह जगह ताजिए निकालकर अखाड़े का आयोजन किया गया। वहीं जगह जगह लंगर आम, खिचड़ा, शरबत आदि तकसीम कर शहीदान करबला को याद किया गया। इस विशेष दिन पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी इमामबाड़े में बनाए गए ताजिए के दीदार के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोग इस खास दिन में योम आशूरा का रोजा रख विशेष इबादत करते हुए नजर आए। वहीं लोग अपने मरहुमीन और बुजुर्गों को याद करने के लिए कब्रिस्तान भी पहुंचे। वहीं जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए हजरत इमाम हसन हुसैन और उनके साथियों को याद किया गया। मुहर्रम पर्व को लेकर जिले भर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में देर रात तक रौनकें देखी गई, जहां नगर के वार्ड नंबर 3 चांदनी चौक सहित अन्य जगहों पर गुरुवार की रात्रि विशेष आयोजन किए गए। वहीं जगह जगह आग के अलावे जलाकर युवा धधकते अंगारों में खेलते हुए नजर आए। वहीं जगह जगह अखाड़े का आयोजन कर शहीदान करबला को याद किया गया। इसके अलावा देर रात्रि लोहारा पहाड़ी स्थित वारिश पिया की दरगाह में काफ़ी रौनक भी दिखाई दी, जहां दूर दराज से लोग ताजिए का दीदार करने पहुंचे, जिसकी अगली सुबह योम आशूरा पर जिले की तमाम मस्जिदों में योम आशूरा की विशेष नमाज अदा कराई गई। इसके अलावा जुमे की नमाज के बाद वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 8 सहित नगर के विभिन्न चौक चौराहों में खिचड़ा, लंगर और शरबत का वितरण कर शहीदान करबला को याद किया गया। योम आशूरा पर जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर लोहारा की पहाड़ी पर स्थित कौमी एकता की मिसाल वारिश पिया दरगाह में मुहर्रम पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन देखे गए, जहां अलम, तकरीर व लंगर का आयोजन कर ताजिए का भ्रमण कराया गया। शहीदाना करबला को याद किया गया। वहीं शुक्रवार की शाम वारिश टेकरी दरगाह से संदल निकाला गया, जो या वारिश हक वारिस की सदाए बुलंद कर मेन रोड स्थित हक्कू शाह बाबा की दरगाह पहुंचा, जहां वारिश टेकरी दरगाह के सरपरस्त हजरत आजाद शाह वारसी सहित संदल में शामिल अकीदतमंदों ने हक्कू शाह बाबा की दरगाह पर चादर और अकीदतों के फूल पेश किए। वहीं सलातो सलाम का नजराना पेश कर हजरत आजाद शाह वारसी ने देश व दुनिया की तमाम मखलूकात के लिए दुआएं की। वहीं जिले और मुल्क में अमन, शांति, आपसी भाईचारा और कौमी एकता की दुआएं कर देर शाम तक संदल पुनः वारिश पिया दरगाह की ओर रवाना हुआ, जहां वारिश टेकरी दरगाह पहुंचकर संदल का समापन किया गया। वहीं इस पूरे आयोजन पर जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। कोतवाली पुलिस ने जमीन बिक्री में 30,30,360 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में शिवलाल लिल्लारे वार्ड नंबर 4 देवटोला
देवकीबाई लिल्लारे ग्राम कोलवा थाना भरवेली, पैकीबाई लिल्लारे ग्राम नेत्रा थाना ग्रामीण निवासी के विरुद्ध धोखाधड़ी और रुपए गबन करने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। कोतवाली पुलिस ने यह अपराध व्यवसायी महेंद्र सुराना और उसके बेटे नीरज सुराना बालाघाट के द्वारा की गई रिपोर्ट पर दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र सुराना और उसके बेटे नीरज सुराना वार्ड नंबर 6 मेन रोड बालाघाट निवासी के द्वारा वर्ष 2014 में आरोपियों से आंवलाझरी में .0.174 हेक्टेयर तथा .214 हेक्टेयर इस तरह से कुल 96 डिसमिल भूमि 45 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से क्रय करने का सौदा दिनांक 18 अप्रैल 2014 एवं दिनांक 17 जून 2019 को संयुक्त रूप से किया गया था। इन अनावेदकों को 30,30,360 रुपये राशि दी भी जा चुकी थी, किंतु अनावेदकों ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री महेंद्र सुराना और उसके बेटे नीरज सुराना के नाम से न करते हुए उनके द्वारा दिए गए रुपये हड़पने की नीयत से उक्त भूमि की डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका बनाकर उक्त कृषि भूमि मोहम्मद सिकंदर मेमन तथा मोहम्मद हनीफ मेमन वार्ड नंबर 17 मेन रोड बालाघाट और संदेश पिता महेश्वर प्रसाद मिश्रा वार्ड नंबर 4 बारासिवनी निवासी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बिक्री कर दी गए। इस प्रकार जमीन विक्रेताओं ने मोहम्मद सिकंदर मेमन तथा संदेश मिश्रा के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से और अवैध लाभ अर्जित करने और 30 लाख रुपए हड़पने की नीयत से महेंद्र सुराना और उसके बेटे नीरज सुराना के नाम रजिस्ट्री न करते हुए धोखाधड़ी कर रुपए हड़प लिए गए, जिसकी शिकायत महेंद्र सुराना और उसके बेटे नीरज सुराना के द्वारा की गई थी। इस शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने शिवलाल लिल्लारे, देवकीबाई, पैकीबाई और जयकीबाई जिसकी मौत हो चुकी है उसके विरुद्ध धारा 420 और 406 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम छिंदीटोला में देवी मंदिर के नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल सहित क्षेत्रीय व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही ग्राम के गणमान्य नागरिक व ग्रामवासी भी मौजूद थे। इस दौरान सभी ने जल्द से जल्द देवी मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने की मंशा जताई है, जिसमें क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल सहित क्षेत्रीय व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही ग्राम के गणमान्य नागरिक व ग्रामवासी भी उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने जल्द से जल्द देवी मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने की मंशा जताई। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से देवी मंदिर निर्माण की योजना बनाई जा रही थी। लगातार कोरोना संक्रमण महामारी और अन्य परेशानी की वजह से योजना में देरी होती गई, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही ग्रामीणों के द्वारा बैठकर यह निर्णय लिया गया और इस बात की सूचना क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल को दी गई, जिन्होंने बड़ी सहजता से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की बात स्वीकार की। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित विश्राम गृह में कांग्रेसियों के द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर समस्त उपस्थित कांग्रेसी जनों ने संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के छायाचित्र पर सूत की माला पहनाकर पूजन अर्चन कर उन्हें याद किया गया एवं उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी जनों ने संबोधित करते हुए कहा कि देश को सुपर कंप्यूटर देने वाले एवं संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत है, जिनके बताए मार्गों का अनुसरण करते हुए संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। कांग्रेसियों ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में 21वीं सदी का सपना संजोया था और आज जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं पूरे देश व विदेश को हम आज घर बैठे टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, इसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी। भारत सरकार के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 जारी कर देश में 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ सामग्री प्रतिबंधित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें 1 जनवरी 2022 से 6 वस्तुएं प्लास्टिक स्टिक युक्त एयरबैग्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां और थर्माकोल की सजावटी सामग्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन के द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स भी इस सिलसिले में हुई पहली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मलय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के दूसरे चरण में 1 जुलाई 2022 से 11 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। यह वस्तुएं हैं प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रे, स्टीरर्स, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट को लपेटने पैकिंग करने के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक, फिल्म और प्लास्टिक, पीवीसी के
100 माइक्रोन से कम मोटाई के बैनर। प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रभावित होने वाले लघु उद्योगों को चिन्हित कर उनके वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग से उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार कर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग्स के राज्य में प्रतिबंधित को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया। टास्क फोर्स की बैठक में उल्लंघनकर्ताओं पर स्पॉट फाइन, पेनाल्टी, प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों से आम नागरिकों को भलीभांति अवगत कराने पर भी विमर्श हुआ। जन जागृति के लिए विभिन्न विभाग कार्य योजना बना रहे हैं। प्रदेश शासन के द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं से प्रदेश व जिले में आने वाले मालवाहक वाहनों की चेकिंग के लिए सीमावर्ती इलाकों में आरटीओ चेक पोस्ट बनाया गया है। जहां जिले में तुमसर रोड स्थित खैलांजी और लांजी रोड के बिनोरा में बनाए गए आरटीओ चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारियों के द्वारा जिले के मालवाहक वाहन चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। यहां आरोप लगाते हुए वैनगंगा मजदूर यूनियन और बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को नगर के सर्किट हाउस पहुंचकर सांसद ढाल सिंह बिसेन से मुलाकात की, जहां उन्होंने दोनों आरटीओ चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों पर दस्तावेज और वाहन चेकिंग करने के नाम पर अवैध वसूली करने, पूरे कागजात होने के बाद भी पैसा मांगने, खाली वाहनों की आवाजाही पर वसूली करने, बगैर वसूली के किसी भी वाहन को ना छोड़ने और अवैध तरीकों से पैसों की मांग किए जाने का आरोप लगाया है। बालाघाट जिले में लंबे समय से मुख्यतः बिनोरा और खैलांजी में अवैध तरीके से नाके लगाए गए हैं। ये नियम ये है कि इंटीग्रेटेड स्टेट चेक पोस्ट जो होती है उसमें महाराष्ट्र से जो गाड़ी मध्य प्रदेश में आएगी वो शुल्क का भुगतान करेगी और फिर मध्य प्रदेश में वो अपना जहाँ जाना है वहाँ पर गंतव्य तक जाएगी। पर बालाघाट जिले में यह हो रहा है कि जिले के अंदर ही घूमने वाले वाहन जो हैं, जैसे बालाघाट जिले से कोई अगर बालाघाट से लांजी जा रहा है, लांजी से बालाघाट आ रहा है, या किरनापुर जा रहा है, या फिर खैरलांजी जा रहा है, तो जिले में जो गाड़ियाँ घूम रही उनसे वसूली की जा रही है, जो पूर्णतः अवैध है। किसी भी राजपत्र में, किसी भी नियम में इस तरीके से छोटे नाके लगाने का प्रावधान नहीं है। बालाघाट में जो भी हम क्या चाहें कि आरटीओ प्रशासन हो या फिर परिवहन प्रशासन हो या जिला प्रशासन, जिनने भी वो नाके लगाए पूर्णतः गलत है। आज हम माननीय सांसद महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है और यह मांग की कि जल्द से जल्द इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बिनौरा और खैरलांजी नाकों को हटवाया जाए। और हमने यह भी तय किया है कि अगर सही समय में, नियत समय में नाकों को नहीं हटाया जाता, कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित हमारा यूनियन, साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट के पूरे साथी मिलकर जो है उस मौके स्थल पर पहुंचकर वहां पर फिर हम आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये छोटी गाड़ी वाले जो लगातार चल रहे हैं एमपी से महाराष्ट्र में, ये माल ढुलाई का काम करते हैं, इनकी अवैध वसूली के कारण बहुत तकलीफ बढ़ गई। एक तो वैसे ही खर्चे बढ़े हुए हैं और जो आरटी बैरियर जो खोले गए हैं खैरलांजी में और किरनापुर में, ये अवैध वसूली करके इनको इतना परेशान कर रहे हैं कि गाड़ी खड़ी करने की धमकी देते हैं, कहीं थाने जाने की धमकी देते हैं। उसके संबंध में हम माननीय सांसद जी से चर्चा किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसको मेरे संज्ञान में आया है ये मामला। इससे पहले भी चर्चा हुई थी एक दो बार, तो अब उन्होंने देखने कहा है कि आगे चल के देखते क्या होता है। क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? भाई एंट्री का तो जब गाड़ी के कागज़ लीगल हैं, वेट लीगल है, तो आप किस हिसाब से पैसा मांगते हैं? और अनलीगल है तो आप जाके थाने खड़े करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनका चालान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो लीगल है उसमें भी पैसा चाहिए उनको, महीने का, चक्कर का, कहीं 500 रुपये चक्कर का होना, कहीं 1000 रुपये महीने की एंट्री होना, ये अवैध है। बगैर पैसे के क्या एंट्री चेक ये नहीं कर सकते? बगैर पैसे के आप जा ही नहीं सकते। गाड़ी खाली रहे, पूरी ओके भी रहे, खाली गाड़ी में भी उनको चाहिए भैया 200, 300, 500 रुपये चाहिए, उसके बिना वो मानते नहीं। तो जैसे कि अब संज्ञान में लाया गया है, अगर नहीं हटाए जाते चेक नहीं मान रहे तो अब हमारी विशाल भैया से चर्चा हुई है। हम सम्मिलित दोनों ट्रांसपोर्ट, जो छोटे ट्रांसपोर्ट, हम बड़े जो है लीगल तौर पे हम जाके विरोध करेंगे और वहाँ उनको हटाएंगे अपने तरीके से। गांधीवादी जो तरीका होता है विरोध करके, और उनको बताया जाएगा कि भैया ये अवैध वसूली ये नहीं चलेगी, आने नहीं चलेगी। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने इससे राज्य शासन का आदेश बताते हुए शासन से पत्र व्यवहार किए जाने की बात कही है। ये ठीक है, चेक पोस्ट के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसमें जिस तरह की शिकायतें की गई उसके निराकरण करने की दिशा में मैं अधिकारियों से चर्चा करूंगा, क्योंकि यातायात समिति का अध्यक्ष होने के नाते तो स्वाभाविक रूप से उनका मुझे मिलना उनका स्वाभाविक है और उनकी तकलीफें भी जायज़ है कि जिस तरह से ये व्यवस्था बनी हुई है कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता खामी है, उस खामी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या समर्थन है कि चेक पोस्ट शुरू होना चाहिए या नहीं? देखिए, सरकार का विषय है ये, राज्य नहीं, सरकार आपका पर्सनल मैटर है। मैंने कहा कि राज्य सरकार का विषय है और हमारे जो चेक पोस्ट होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर होते हैं। अंतर्राज्यीय सीमाओं में, ताकि दूसरे प्रदेश की सीमा से यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसके सारे कागजात वगैरह देखना करना उनकी व्यवस्था के अंतर्गत है। बाकी हर सड़क के ऊपर कोई लगाए तो उसके लिए इनका पहले
एक उड़न दस्ता होता था तो चलित उड़न दस्ता जाँच करता था। पर चेक पोस्ट जो लगाया गया है तो क्योंकि बहुत सारी जगह नोटिफाइड है और नोटिफाइड चेक करने के लिए है पर इलीगल तरीके से लोगों का तंग करने के लिए नहीं है। कैरनापुर में वन विभाग में कार्यरत वन सुरक्षा श्रमिकों को बीते 4 माह से मानदेय नहीं मिलने से परेशान कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष सजल मस्की के माध्यम से शासन प्रशासन से समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करवाए जाने की मांग की। शुक्रवार को बैठक जनपद शिक्षा केंद्र कैरनापुर के सभा कक्ष में आयोजित की गई। इसके अलावा वन सुरक्षा श्रमिकों ने मानदेय के नगद भुगतान की व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया। इस पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने भुगतान की इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए बताया कि कहीं पर भी कर्मचारी के भुगतान की नगद प्रक्रिया नहीं है। प्रशासन के द्वारा कर्मचारियों को उनके बैंक के माध्यम से भुगतान करता है। नगद भुगतान की प्रक्रिया उच्च अधिकारियों पर अनेक संदेह उत्पन्न करती है। इस बैठक के दौरान कर्मचारियों की अन्य विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में वन सुरक्षा श्रमिक उपस्थित रहे।